नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, जिसका बिल तो पेश हो गया लेकिन उसी के साथ पूरे देश में सियासी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ हमने देखा कि भोपाल और कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां मुस्लिम लोग, खासतौर से महिलाएं, हाथों में तख्तियां लेकर मोदी के समर्थन में नजर आए और वक्फ बिल के संशोधन का समर्थन करती दिखी। तो वहीं पूरे देश में विपक्ष ने इस पर जोरदार हमला बोला है। सदन के अंदर भी जब विपक्ष के नेताओं ने बोला तो बहुत कुछ इल्जाम लगाए हैं सरकार पर, और सरकार ने पलटवार कर विपक्ष पर मुस्लिमों की राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। सवाल यह है कि अब जिस तरह से 370 तीन तलाक सरकार लाई थी, लगातार विरोध होता रहा लेकिन वो लेकर आई और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि बीजेपी और सरकार को मिला। क्या इस वक्फ बिल के अमेंडमेंट का फायदा बीजेपी को मिलेगा या इस बार जनता जाएगी कांग्रेस के साथ? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, और उधर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेंडमेंट को लेकर सदन के अंदर जब बहस चल रही थी तो क्या कहा दोनों नेताओं ने, सुनिए। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहां गरज गरज कर बोलते हैं, खुद को समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर सियासत हो रही है। आरिफ मसूद ने किस तरह से आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर, और रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा है कांग्रेस की मुस्लिमों को लेकर राजनीति पर, सुनिए। बड़ा अधिकारी ले आया तो वो भी वही है ना। अगर आपको करना था तो ट्रिब्यूनल को ताकतवर करना था, अगर आपको वक्फ की संपत्ति को बचाना था तो आपको अमेंडमेंट में कहना था कि डेट्स फिक्स किए जा रहे हैं, इतने दिनों के अंदर, इतने समय में वक्फ की संपत्तियों का निराकरण होगा। वो तो आपने कुछ करा नहीं, आपने केवल एक समाज को प्रताड़ित करने वाला और परेशान करने वाला बिल पेश किया है। इसको हम रिजेक्ट करते हैं। जो वक्फ का बिल है वो गरीबों के लिए हित में बिल है, वो उन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है जिन लोगों का भला और उत्थान होने वाला है। इसलिए भारत सरकार इस बिल के माध्यम से, अभी वक्फ की प्रॉपर्टी को 10, 20, 25 परिवार उसका नाजायज फायदा ले रहे थे, अब वक्फ की प्रॉपर्टी का आम मुसलमान उसका फायदा लेगा। जो मुसलमान हम्माली कर रहा है, जो मुसलमान ट्यूब टायर की दुकान पर बैठा है, जो मुसलमान रहने के लिए घर के लिए मोहताज है, जो मुसलमान पर दिन भर मजदूरी करने के बाद भी परिवार का पेट भरण पोषण नहीं कर सकता, अब उस प्रॉपर्टी का उन मुसलमानों के लिए मकान बने, दुकान बनेंगे, उनके लिए अस्पताल बनेंगे। और मुस्लिम भाइयों को देखा जाए तो वो भी आज वक्फ बिल को लेकर के बटे हुए नजर आए। एक तरफ तो विरोध लगातार चल ही रहा है, ईद पर आपने देखा था काली पट्टी बांधकर लोगों ने नमाज पढ़ी थी, लेकिन आज बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस प्रदर्शन पर प्रायोजित प्रदर्शन का आरोप जड़ दिया है, लेकिन दोनों तरफ से क्या कहा गया है, कुछ मुस्लिम बिल के पक्ष में है, कुछ इसके खिलाफ है। वो दोनों पक्षों की बात सुनिए। कि मुल्क के अंदर हर एक ट्रस्ट होते हैं, ऐसी एक वक्फ ट्रस्ट है। वक्फ के अंदर जब आप अपने लोग नियुक्त कर देंगे तो संख्या क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो भी सरकार की नुमाइंदगी होंगे। जिस तरह आज मैंने देखा कि उसके अंदर 10 मेंबर होंगे, जिसमें 2 सरकारी ऑफिसर लोग होंगे, जिसमें डीएम साहब होंगे, कलेक्टर महोदय होंगे। हम हमारे भोपाल की कई वक्फ संपत्तियों को लेकर जिला कलेक्टर महोदय में आवेदन देते हैं, याचिकाओं के लिए देते हैं, वहाँ में हमारा न्याय नहीं मिलता। दान की गई है आपके पूर्व, वो आज से नहीं है, वो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से थे। अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह की मिल्कियत हैगी तो वो मुसलमानों के लिए हैगी। अब ये जो सरकार है जिस तरह से बिल पास कर रही हैगी, ये हमारी प्रॉपर्टी को हत्याना चाह कह रहे हैं।
हजारों करोड़ों रुपए की जमीन दबी पड़ी है। वो जब बाहर आएगी उसमें प्लेग्राउंड और स्कूल और कॉलेजेस और ये सब चीजें बनेंगी तो फायदा होगा ना। महिलाओं को सबको होएगा, सभी को होएगा, महिलाओं को, बच्चों को, उससे सबको लाभ होएगा, सब मिलेगा। मोदी जी के सपोर्ट में जो बिल उन्होंने निकाला, क्या लाभ होगा इससे? भाई इससे हमको एक नया अधिकार मिलेगा, जैसे हमें आगे भी मिला है ऐसे अभी भी मिला। इंशाल्लाह उम्मीद है उनसे कि होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत काम अच्छे करे हैं, तो ये भी उम्मीद है उनसे कि ये काम भी करेंगे, हम लोगों के हाथ में करेंगे जी, और अभी भी करेंगे उनका, मतलब हर चीज शुक्रिया। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। देखिए सवाल बहुत सिंपल है। वक्फ बिल आया, मुस्लिमों ने कहीं विरोध तो कहीं इसे उन्हें क्यों भाया? सरकार चाहती है मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा, कांग्रेस बोली धार्मिक हस्तक्षेप नहीं चलेगा। बीजेपी बोली मुस्लिमों को विपक्ष करता है गुमराह, बोर्ड में गैर मुस्लिमों को नहीं मिलेगी जगह। 3 तलाक 370 की सियासी घमासान, वक्फ बिल पर किसे फायदा किसे नुकसान? ये जो 3 तलाक और 370 पर भी हुआ था सियासी घमासान, और अब वक्फ बिल पर किसे फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। आइए सीधे रुक करेंगे अपने 3 खास मेहमानों के पास। मेरे जो खास 3 मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी से आज हमारे साथ युवा नेता और प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। शिवम जी बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देशदीप सक्सेना जी जुड़ गए। देशदीप सक्सेना जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आज राम पांडे जी आपके पास आता हूं। राम पांडे जी देखिए, विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा है। अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही और साफ तौर पर कहा है कि ये भ्रम फैलाया गया कि उस बोर्ड में गैर मुस्लिमों को प्रवेश दिया जाएगा। बहुत सारी चीजों को लेकर वो कह रहे हैं कि वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य नहीं होगा। विपक्ष जानबूझ करके गुमराह कर रहा है और अब जिसने भी गलत काम किए हैं, वक्फ की संपत्तियों को, जो गरीब मुसलमानों की संपत्ति को लूटा है, हम उसे सजा देने के प्रावधान कर रहे हैं। तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है, और गुमराह करने का ठेका तो बीजेपी के पास है। झूठ बोलने का, अफवाह फैलाने का, विवाद खड़ा करने का, शांति भंग करने का, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बीजेपी ने ले रखा है। अब ये करें, कार्रवाई करेंगे तो करें ना। अभी तो 11 साल से जो केंद्रीय मंत्री है अल्पसंख्यक मामलों के, वही तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अभी किरण रिजिजू जी हैं, इनके पहले स्मृति ईरानी है। तो इन दोनों ने क्या गलत काम किए? और उसके पहले भी जो भी रहा होगा, वो केंद्रीय मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का रहा होगा 11 साल से। तो इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने क्या गलत काम किए? और वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड का केंद्रीय वक्फ बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो एसपी सिंह है, और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता वक्फ बोर्ड में है। तो इन लोगों ने क्या गलत काम किया, उन पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश में 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुने गए। तो उन लोगों ने क्या घपले घोटाले किए हैं वक्फ बोर्ड में, तो उन पर कार्रवाई करें। अब ये कहते हैं गैर मुस्लिमों को नहीं लिया जाएगा, तो फिर आप संशोधन क्या कर रहे हो? सब कुछ तो पहले से ही ठीक है, तो फिर आप क्यों विवाद खड़ा कर रहे हो? मतलब विवाद खड़ा इसलिए कर रहे हो ना आप, क्योंकि $88 का हो गया, उस पर चर्चा नहीं हो। जज के घर से हजारों करोड़ रुपया निकलता है, उस पर चर्चा नहीं हो। एक छोटे से सिपाही के घर से 52 किलो सोना निकलता है, उस पर चर्चा नहीं हो। देश कर्ज में डूबता जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो। गरीबी बढ़ती जा रही है, उस पर चर्चा नहीं हो। महंगाई आपने कल परसों बढ़ा दी, बिजली का बिल बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी बढ़ा दिया। गडकरी कहते थे टोल टैक्स नहीं बढ़ेगा, वो भी बढ़ा दिया। तो इन पर चर्चा ना हो, तो आपको तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए बात का बतंगड़ करने का। जब आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो पुराने और नए में अंतर क्या है? उन्होंने बताया राम पांडे जी उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर, अमित शाह जी ने कहा कि जो 2013 में आप जाति सरकार देख करके घबराहट में मुस्लिमों के अल्पसंख्यक बोर्ड के तुष्टीकरण के लिए जो आपने बहुत ज्यादा गैर जरूरी पावर्स दे दिए थे, जिसकी वजह से पूरा वक्फ बोर्ड बदनाम हुआ, उसे हटाया जा रहा है। ये जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप 2013 में सरकार गिरती देख करके ये संशोधन ना करते। इसका जवाब अमित शाह जी ने आज सदन में दिया है। तो मैं मान के चलता हूं कि ठीक है 2013 में ये था, तो 2014 से बीजेपी की सरकार है, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड का क्या दुरुपयोग किया? अब तो सारे 2014 से अधिकार इनके पास है ना। इन्होंने कितनी वक्फ बोर्ड की जमीन बढ़ाई, कितनी जगह इन्होंने उंगलियां रखी, कितने राष्ट्रपति, कितने प्रधानमंत्री भवन पर इन्होंने उंगलियां रखी कि वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप देखिए वक्फ बोर्ड में सरकारी
जो केंद्रीय मंत्री है, जो भारत सरकार है, वक्फ बोर्ड देखा जाए तो उसके अंडर में वो जमीनें जरूर मुस्लिम लोगों ने दान की हैं। दान क्यों किए कि भाई ठीक है यहाँ अच्छा काम हो, मस्जिद बने, शिक्षा के लिए काम हो, उस जमीन का सदुपयोग हो। तो आपने 11 साल में क्या सदुपयोग किया? आप कह रहे हैं कि गरीब मुस्लिमों के लिए कुछ करेंगे, तो 11 साल में आपने गरीब मुस्लिमों के लिए क्या किया? 11 साल में आपने कितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अच्छे काम किए? आप बताएं ना। केंद्र में 11 साल है और हर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो उन्होंने कितने अच्छे काम किए। ट्रिब्यूनल में पहले, अब देखिए मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर बताता हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 165 मामले वक्फ बोर्ड से रिलेटेड चल रहे हैं। अब फैलाया क्या जा रहा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड से रिलेटेड लोग नहीं जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति। अरे दान देना हमारे भारत में अच्छा माना जाता है, मंदिरों को दान दिया जाता है। यदि मुस्लिम समाज के लोग समाज सेवा के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए यदि दान दे रहे हैं तो उनकी तो प्रशंसा की नहीं जानी चाहिए। हिंदू धर्म में भी दान की प्रशंसा की जाती है। चलिए मैं आ जाता हूं शिवम शुक्ला जी के पास। शिवम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवम जी जरा मुझे ये बताइए कि क्या ये जो अमेंडमेंट है, चूंकि नंबर्स गेम में हम देख रहे हैं कि नंबर्स तो जा रहे हैं सीधे सीधे सरकार के साथ, तो ये पास हो जाएगा? क्या इसका फायदा उस तरह से मिल पाएगा जैसे 370 और ट्रिपल तलाक को लेकर के मिला है? क्योंकि ट्रिपल तलाक को लेकर कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं ने जबरदस्त सपोर्ट किया था सरकार को और इसी वजह से लगातार सरकार रिपीट हो रही है, तो क्या उसका फायदा मिलेगा? ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? देखिए विलास जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम एक बात को हमेशा कहते हुए चले थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी कोई ऐसा निर्णय लेने में कोताही नहीं बरतती जो समाज के बृहत्तर हितों को संरक्षित करे। चाहे उसके कारण कांग्रेस नाराज हो, चाहे कोई अन्य वर्ग नाराज हो, हमने हम सबसे ऊपर राष्ट्र हितों को रखा है। और यह जो वर्तमान का वक्फ का निर्णय है, यह भी उसी को रेखांकित करता है। सबसे पहले देश की निर्वाचित तरीके से चुनी हुई सरकार एक बिल संसद में लेकर के आई। उस बिल पर हमारे सहयोगी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने सहमति ली। हमने उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को डेडिकेट किया, वहां पर विस्तृत चर्चा हुई, उसकी रिपोर्ट आई। हम पुनः वह बिल आज देश की संसद में लेकर के आ रहे हैं और उस पर भी एक विस्तृत और कहीं ना कहीं बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हो रही है और उसके पश्चात आज वह बिल वोटिंग के लिए आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो यह हो गया कि इस बिल की जो अच्छाइयां और बुराइयां हैं उस पर चर्चा देश की संसद कर रही है, जिसको देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, वक्फ को लेकर के जो सबसे बड़ी आपत्ति रही थी वह यह है कि वक्फ में जब वक्फ एक प्रकार से एक पूरी संस्था के साथ ही साथ एक ट्रिब्यूनल के रूप में भी काम कर रहा था, जिसमें उसका फैसला अपने आप में अंतिम था। राम पांडे जी भी बोल रहे थे कि हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो वक्फ के जो ट्रिब्यूनल है उसके किसी भी निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसका रिट अपील के माध्यम से ही जाया जा सकता है, उसकी अपील नहीं की जा सकती वहां पर। यह अपने आप में दिखाता है कि वक्फ के निर्णय अपने आप में आखिरी हुआ करते थे। यह तो वही बात हो गई कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। किसी गरीब मुसलमान की संपत्ति पर वक्फ ने दावा ठोक दिया, कह दिया कि ये तो वक्फ हो गई है जी, और वक्फ के बाद उसकी अपील आप कहां करेंगे? वक्फ के ट्रिब्यूनल में करेंगे। वक्फ के ट्रिब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, वह गरीब मुसलमान बेचारा अदालतों तक जा भी नहीं सकता। हाई कोर्ट में जाने के लिए हाई कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़ना इतना सुगम नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उसको वह उस फैसले को चुनौती नहीं दे सकता, उसको फिर अपने संवैधानिक अधिकारों को रिट पिटीशन में जाके चैलेंज करना पड़ेगा। इस चीज को राम पांडे जी को समझने की आवश्यकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वक्फ बनाया किस लिए गया है? सामाजिक कार्यों के उद्देश्य के लिए। और जो व्यक्ति भी वक्फ पर में अपनी संपत्ति दान करता है उसका यह अधिकार है कि वह यह जान सके, इसको सुनिश्चित कर सके कि उस संपत्ति का उपयोग किस रूप में होगा। और जब उस व्यक्ति की ही संपत्ति पर इस प्रकार से इस्लाम धर्म के कहीं ना कहीं उसके झंडा बरदार बने लोग उस पर कब्जा करके बैठ गए हैं, जो वास्तविक एक गरीब मुसलमान है उस तक वक्फ की संपत्ति का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ परिवार और कुछ मौलाना और शिवम जी, राम पांडे जी ने एक और सवाल किया था जो जरूरी था कि इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, तो सरकारों ने गरीब मुस्लिमों के लिए वक्फ के जरिए क्या काम कर दिया? एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि स्कूल नहीं बनाते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते, तो मध्य प्रदेश में केंद्र की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, ये दोनों ही सरकारों ने मिलकर वक्फ के जरिए मध्य प्रदेश में क्या सौगातें दी गरीब मुस्लिमों को, वो पूछना चाह रहे थे। देखिए अभिलाष जी, हम जब कोई कल्याणकारी योजना एक राज्य के रूप में लेकर के आते हैं, एक राज्य सरकार के रूप में, एक स्टेट के रूप में लेकर के आते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया गया? बताइए। आयुष्मान भारत योजना का जब मैं आपसे कुछ, मैं वक्फ बोर्ड के कार्य को लेकर सवाल कर रहा हूं, मैं आपकी केंद्र की योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो हमारी प्रदेश की सरकारें भी इसी अनुरूप काम कर रही हैं। वक्फ को लेकर के देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज, दो चीजें होती हैं। अगर कोई समस्या कैंसर के रूप में विस्तृत हो जाए, आज देश में सेना और डिफेंस के बाद, डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ के पास है। और यह कैंसर कारक बीमारी के रूप में यह बढ़ते बढ़ते पहुंच गया, तो इसका बोरोलिन या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इलाज नहीं होगा। इसके लिए हमें एक फंडामेंटल कीमोथेरेपी जैसे इलाज की आवश्यकता थी। मैं बात ही नहीं कर रहा था सर,
मैं ये कह रहा था, आपको पता है यहाँ एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी कांग्रेस के जमाने में, वक्फ बोर्ड में दिक्कत थी। जब वक्फ बोर्ड के सारे पदाधिकारियों को आप बना रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, और आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करके हम अच्छा काम करवाएंगे, तो अभी इतने सालों में मध्य प्रदेश में पिछले 18-20 सालों में आपने क्या अच्छा काम करवा दिया, या केंद्र सरकार ने क्या अच्छा काम किया वक्फ बोर्ड के जरिए जो हुआ हो, जिससे मंशा आपकी साफ हो कि देखिए अभी ये इतना कर रहे हैं, आगे और अच्छा करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अभिलाष जी, हमने उसका डिजिटलाइजेशन शुरू किया, रिकॉर्ड की संधारण शुरू किया, उसमें तरह तरह से जो उसका कहीं मैं पूछ रहा हूं गरीबों के लिए क्या फायदा पहुंचा वक्फ बोर्ड के जरिए आप लोगों के शासन में, ये सवाल है मेरा। अभिलाष जी, हमारी सरकार ने प्राथमिकताएं अपनी निर्धारित की हुई है। पहले हमने कई अन्य कानूनों के माध्यम से इस्लाम में जो कट्टरपंथी और रूढ़िवादिता थी उसको समाप्त किया। आज वक्फ के माध्यम से भी लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। और हमने पहले एक जो सोशल वेलफेयर स्कीम थी उसके कवर में इस्लाम के मानने वाले गरीबों को लेकर के, पसमंदा मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम में जो एक बड़ी आबादी इस प्रकार से है जो वंचित वर्ग है उसको हमने स्थान देने का काम किया। और आज वक्फ में संशोधन के माध्यम से उनके साथ एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक, चलिए ठीक है, मतलब अभी गरीबों से पहले वक्फ को ठीक करना होगा, उसके बाद आप गरीबों पर सेवा भाव के लिए आएंगे। मैं समझ गया आपने क्या कहना चाहा। गरीबों के लिए जो हम हिंदू गरीबों के लिए कर रहे हैं, वो मुसलमान गरीबों मैं आपसे स्पेसिफिक वक्त के लिए सवाल कर रहा हूं, आप ओवरऑल सारी चीजें मुझे गिना रहे हैं। चलिए मैं समझ गया। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। मतीन खान साहब शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, उनका इस्तकबाल कर लेता हूं। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनके साथ उनका मैं स्वागत कर रहा हूं। मतीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आज मुस्लिम बटे हुए नजर आए। भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन हमने देखा जिसमें समर्थन में नारे लगाए गए हैं योगी मोदी जी के लिए, और साथ ही साथ बीजेपी सरकार को बहुत साधुवाद दिया जा रहा था। वहीं पूरे देश में हमने देखा विरोध भी हो रहा है और कई और जगह से तस्वीरें आई। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ वाकई में अच्छा है संशोधन जो लाया जा रहा है इस बिल का, या फिर ये पूरी तरह खराब है, या आपको लगता नहीं इसमें जैसे महिलाओं को लाना, महिलाओं को इसमें हिस्सेदारी देना, ये सभी को स्वीकार करना चाहिए? तो कुछ पॉइंट पर आप सहमत हैं, कुछ पर असहमत हैं, बीच का कोई रास्ता है, या कांग्रेस की तरह है कि नहीं पूरा ही विरोध? आपके सवाल में ही एक बात आ गई कि तब मध्य प्रदेश में योगी और मोदी के नारे लगे, तो अब ये बात अंदाजा हो सकता है। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारतीय जनता पार्टी का एक आरएसएस ने बाकायदा विंग बना रखा है, मुस्लिम उलमा बोर्ड बना रखा है, मुस्लिम पसमानदा समाज का एक बोर्ड बना रखा है। इस तरह से उनके लोगों को जब ऐसी कभी जरूरत होती है तो वो पेटेंट लोग हैं जो निकाल करके ला करके दिखाने के लिए वो करा दिया जाता है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कॉल दी, आवर्स में, घंटों के अंदर 20 से 25 करोड़ मुसलमानों ने काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया। अब आप समझ लीजिए, ये जो किरण रिजिजू जी, भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों के हमदर्द बनने का एक झूठा राग अलाप रही है, उसको समझ लीजिए आप। सबसे पहला काम 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो उसने जो माइनॉरिटीज के वेलफेयर की स्कीमें थी, जो एजुकेशन के नाम पर बच्चे, जो गरीब नादार कमजोर बच्चे जो स्कूल में शिक्षा लेते थे, उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जो फेलोशिप थी, जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर और बड़े क्लासेस में पढ़ लेते थे, जो पीएचडी करते थे, स्कॉलर्स थे, उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी, फेलोशिप बंद कर दी। इस तरह से जो एक था अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वो था, कथन था कि एक हाथ में मुसलमानों कंप्यूटर, एक हाथ में लैपटॉप, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर वो योजना जो है भारत सरकार ने बंद कर दी। ये मुसलमानों को उनके हमदर्दी का तोहफे दिए हैं कि मुसलमानों को दी हुई योजनाएं वो बंद कर दी है। अब रही बात वक्फ तरमीम बिल के बारे में, अब इसमें यह होता है कि हाथी के दांत देखने के और निगलने के और, हाथी के जो दांत दो दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि साहब ये मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए बड़ा काम होगा, तो लिहाजा ये सिर्फ दिखाने के हैं और डसने के लिए जो उनके हक, हुकूक, अधिकार जो वक्फ के जरिए से उनकी प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज पे जो अडानी, अंबानी और जो बड़े कारपोरेट सेक्टर्स हैं उनको कब्जा दिलाना है। और जो अंबानी का जो मकान है, ट्रेनिका या क्या है, उस मकान को बचाना है। ये है बेसिक चीज कि वक्त। अच्छा, चलिए मतीन खान साहब, मुझे बताइए महिलाओं से क्या आपत्ति है? अगर मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड में आ जाती तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अब मुस्लिम महिलाओं के लिए कौन सी योजना है भारतीय जनता पार्टी ने आज तक दी हो? तो आपने अभी तक शामिल नहीं किया था, तो आप मुझे बताइए कि वो जो पॉइंट है उस पर आपको आपत्ति है, आप समर्थन में? मैं कह रहा हूँ, लखनऊ में बाकायदा उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड है, यहाँ पे मुस्लिम महिला
यहाँ पर ऑलरेडी मेंबर है, सब जगह पर ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। तो उसने कितने स्टेट में 14 वक्फ बोर्ड हैं, कितने वक्फ बोर्डों में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, बता दें। वो छोड़िए सर, आप ये बताइए नियम क्यों नहीं होना चाहिए? अगर नियम होगा तो देना पड़ेगा ना, वही तो कह रहा हूँ। आप कांग्रेस बीजेपी मत कीजिए, आप बताइए वक्फ बोर्ड में महिलाओं को हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं? भाई लखनऊ में महिला, उत्तर प्रदेश में महिला को वक्फ बोर्ड सर वो आपकी इनायत की चीज नहीं होनी चाहिए ना, कि मतीन खान साहब ने कहा कि लखनऊ में दे दो, भोपाल में मत दो, ये नहीं होना चाहिए ना। नियम होना चाहिए, होंगे तो होंगे, भोपाल में होंगे तो होंगे, नियम होना चाहिए। नियम भोपाल में वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं प्रतिनिधित्व देती भाजपा? क्योंकि नियम नहीं है, नियम बनाइए, सबको देना पड़ेगा। चलिए नियम है, ऐसा कोई वो नहीं। क्या बात कर रहे हैं, नियम है। चलिए ये नई चीज आपने बता दी, ये आपने नई चीज बता दी। चलिए मैं देशदीप सक्सेना जी के पास आ जाता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार में दोबारा आऊंगा आपके पास। उसके लिए महिला पुरुष का मसला नहीं है। ठीक है, देशदीप सक्सेना जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। एक तरफ तो मतीन खान साहब कह रहे हैं कि ऑलरेडी नियम है महिलाओं को शामिल करने के, लेकिन हम देखते हैं कि 99%, अब लखनऊ का वो हवाला दे रहे हैं, मुझे वहां की जानकारी नहीं एकदम स्पष्ट, तो मैं नहीं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा, लेकिन 99% नहीं है। और अगर है भी तो कानून में है क्या? और अगर कानून में है तो बाकी जगह क्यों फॉलो नहीं हो रहा? कानून क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल एक ही है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा डिबेट के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या कांग्रेस या विपक्ष को फायदा होगा? इस पर जो दोनों हमारे प्रमुख दलों ने अलग अलग रुख तय कर लिया है, उसका फायदा किसको मिलेगा सर? देखिए, पहला सवाल सबसे पहले कि महिलाओं का जो सवाल है, अगर नहीं है तो महिलाओं को उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए, हम आज हम एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करते हैं सब तरफ, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को उसमें भागीदारी? क्यों नहीं उनकी से होनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जो दूसरी बात करी आपने पॉलिटिक्स की, तो मुझे लगता है अभिलाष जी कि बीजेपी एक के बाद एक ऐसे मुद्दे लेके आ रही है कांग्रेस के लिए जो उनको पॉलिटिकली डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और यूं कहें कि कांग्रेस बीजेपी बार बार ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस उनकी पिच पे आके खेले। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे में अगर किसी को फ़ायदा होने वाला है तो वो सिर्फ बीजेपी ही है, और अगर किसी को नुकसान होने वाला है तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो दो एलाइज हैं, एक बिहार में नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी और उनकी पार्टी, आने वाले दिनों में जब भी वहाँ चुनाव होंगे, बिहार में तो चुनाव इसी साल होने हैं, और हमने देखा कि इस ईद के दौरान किस तरीके से पूरे देश में मुसलमानों ने प्रेयर्स के दौरान या रमज़ान के दौरान या जब ईद की नमाज हुई थी उस दौरान कई जगहों पे उन्होंने काली पट्टी लगा के इस मुद्दे का विरोध भी किया था। तो मुस्लिम समाज में इस पूरे मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा एक बेचैनी तो है डेफिनेटली। बीजेपी ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया है और ख़ासतौर से गरीब मुसलमानों की बात करी है, अगेन महिलाओं की बात करी है। अभी हमने देखा कि मुस्लिम महिलाएं आपके चैनल पे बात कर रही थी आपके संवाददाताओं से, और वो बोल रही थी कि वो होप करती हैं कि इससे उनको फ़ायदा होगा। तो ऐसा लगता है बीजेपी ने इसमें मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम हैं और गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी करी है। कांग्रेस एज यूजुअल हम देखेंगे कि कांग्रेस चूंकि एक उसका एक मिडिल पाथ रहता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, तो कांग्रेस उसमें वही उसका स्टैंड वही होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है अभिलाष जी की, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में डिस्कस करने को, जिसमें हमने देखा है कि गरीबी है, बेरोजगारी है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अब इस पूरी गर्मी में हम सब लोग फेस करेंगे, क्लाइमेट चेंज का। इस बारे में इस देश में कोई बात नहीं होती, पार्लियामेंट में तो खासतौर से कोई बात नहीं होती। जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, किसानों को नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है। लेकिन देखिए होने क्या वाला है कि एक तरफ धर्म की राजनीति बीजेपी लगातार उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रही है। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि धर्म की राजनीति का वो जवाब दे सकती है जाति की राजनीति से, तो वो जाति जनगणना की बात करती है, वो बात करती है जनगणना की कि जनगणना नहीं हुई है देश में। तो जब असल मुद्दे इधर उधर रह जाते हैं और धर्म वर्सेस जाति होगा, जब एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, लेकिन हमारे देश में बात क्या हो रही है, देखिए धर्म और जाति की। ठीक है सर, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब वापस राम पांडे जी आपके पास। राम पांडे जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो
पूरा जो बहस चल रही है, इससे क्या वाकई में वक्फ के जरिए मुस्लिमों के अधिकार छीन जाएंगे, जिस तरह की बात कही जा रही थी? और जो एक लोगों में नैरेटिव सेट किया गया था, आज अमित शाह जी ने कहा है कि बार बार विपक्ष जो है झूठ फैला रहा है, कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा इसको लेकर के। और चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में आप लोग सभी लोगों ने सहभागिता की थी, तो ये आखिर फिर ये गलतफहमियां फैली कहां से? ये तो बीजेपी ने फैलाई। गैर सिर्फ मुस्लिम सदस्य होगा, ये बीजेपी ने फैलाया। ये महिलाएं रहेंगी, ये बीजेपी ने फैलाया। अरे जब महिलाएं वहां 2 से ज्यादा रह सकती हैं, बीजेपी कह रही है केवल 2 रहेंगी, 2 से ज्यादा नहीं रहेंगी। अभी वक्फ बोर्ड में 2000 महिलाएं भी रह सकती हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है 2 से ज्यादा नहीं रहेंगी, और उसका क्रेडिट भी लेना चाह रही है। तो जो अफवाह फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी ने कहा है कि उसमें कलेक्टर इंटरफियर करेगा, अब बीजेपी बोले नहीं करेगा। अब कलेक्टर के इंटरफियर से क्या होता है? मध्य प्रदेश की ही मैं आपको बात बता दूं, आदिवासियों को कांग्रेस सरकार ने पट्टे दिए, 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा जमीन थी। जो जमीन आदिवासियों को दी गई थी, कलेक्टर के माध्यम से उन आदिवासियों की 54,000 एकड़ जमीन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे में पहुंच गई। कलेक्टर ने उनको ट्रांसफर कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी जमीनों को हड़पने का काम कर रही है और कह रही है कि हम गरीब मुसलमानों के फेवर में। अरे आपकी राजनीति मुसलमानों के विरोध में है। आप यदि ये राजनीति नहीं करेंगे तो आपकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। आप 0 सीट पर आ जाएंगे, जो 2 जीती थी वो भी नहीं जीत पाओगे। राम पांडे जी, एक सवाल मेरे मन में उठा। एक तो ये कि जब आप बता रहे हैं कि कलेक्टर अगर वक्फ बोर्ड को हैंडल करेगा या उसमें इंटरफेयर करेगा तो उस पर आपकी आपत्ति बहुत जायज है, लेकिन वही कलेक्टर जब मंदिरों के प्रशासक बनकर के बैठे होते हैं तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। उस वक्त आप लोग क्यों नहीं कहते कि भाई जैसे आप मुस्लिमों को उनका पूरा वक्फ बोर्ड हैंडल करने के लिए दे रहे हैं, ऐसे हिंदू साधु संतों को दीजिए, इधर से भी कलेक्टर हटाइए। वहां फिर कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। मेरे इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? भाजपा झूठ बोलती है। हम कहते हैं ना, कलेक्टर के कारण आज वीआईपी कल्चर हो गया है। महाकाल मंदिर की बात करें, क्या गरीब आदमी 250 रुपए दे सकता है क्या? भाई अमीर आदमी 250 रुपए देता है, लाइन में लगता है, दर्शन करता है। गरीब आदमी को 10-10 घंटे लगते हैं। क्या ये भगवान के सामने गरीब और अमीर बराबर नहीं होना चाहिए? भगवान थोड़ी देखते हैं, भगवान तो सुदामा को भी प्यार करते हैं। तो ये जो कल्चर डेवलप किया है, वीआईपी कल्चर, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप हो, वहां इन्होंने दर्शन करने के लिए टिकट कर दिए। और 250 तो छोड़िए, 250 की आड़ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग 2,500 हजार रुपए ले रहे हैं। मतलब ये भी एक भारतीय जनता पार्टी ने महाकाल लोक में घोटाला कर दिया। ठीक है जी, महाकाल की मूर्तियां टूट गई थी, क्या हमने विरोध नहीं किया था कि महाकाल मंदिर की इतनी कमजोर मूर्तियां आपने बना दी, उसमें भी घोटाला कर दिया, हमने तो उसका भी विरोध किया था। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अब शिवम शुक्ला जी आपके पास। शिवम शुक्ला जी, ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा ना? क्योंकि हमने देखा कि मुस्लिमों ने ईद की नमाज या अलविदा जुमे की नमाज जो थी वो काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई थी देखने में। जाहिर सी बात है कि वो जो विरोध प्रदर्शन था उसमें संख्या बहुत बड़ी है, तो या फिर बीजेपी ने ये कैलकुलेट कर लिया है कि मुस्लिम वोट हमें उतने मिलते ही नहीं, तो हम कम से कम एक मैसेज ये कन्वे करें या फिर हम खुल करके बैटिंग करें इस पूरे मामले को लेकर जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल लॉस का कोई डर नहीं है। अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। हम जनता को वोट बैंक के पॉकेट में बांट करके नहीं देखते हैं। हम राष्ट्र को समग्रता के साथ देखते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य के किसी भी नागरिक के बीच में कोई भी भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने पहले भी पूछा था कि हमने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऐसे कौन से कदम उठा दिए, सुधारवादी कदम उठा दिए, उनके कल्याण के लिए उठा दिए, तो हम अलग से किसी वर्ग के लिए कदम उठाने का काम क्यों करें? जिस प्रकार से एक हिंदू गरीब है, उसी सुविधा, उसी रियायत का लाभ इस्लाम धर्म मानने वाले गरीब के साथ भी किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस की नीति रही थी तुष्टीकरण करने के लिए, उनको कभी धार्मिक आधार पर कोई ऐसी मान्यता देना, उनको कभी इस आधार पर ललचाना और लालसा देना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसकी सरकार में बनी? कांग्रेस की सरकार में बनी। उसमें वक्त में लेकर के तमाम अनियमितताएं और जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार, घोटाले इत्यादि थे उसको लेकर के रेखांकित किया गया। हमारी सरकार लगातार उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करिए, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत बृहद समस्या है। और वक्त के पास लगभग कई लाख करोड़ की संपत्ति है, और उस संपत्ति का मैनेजमेंट एक सुचारू ढंग से हो पाए, उसका जो लाभ है, वक्त अगर किसी ने संपत्ति की है तो कम से कम उस धर्म के अनुयायियों को उसका लाभ मिल पाए। उस धर्म में जो इतनी बड़ी गरीबी, इतनी बड़ी अशिक्षा है, उसके खिलाफ लड़ाई हो। आपको मालूम होना चाहिए अभिलाष जी, आपके ये जो राम पांडे जी बैठे, इनको भी जानकारी होनी चाहिए। वक्त में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वहां सीरिया में, जहां पे वक्त को जब सबसे पहला वक्त किया गया,
तो आज कांग्रेस पार्टी और इनकी सरकार इतने दिन तक थी, वक्फ के माध्यम से कितनी यूनिवर्सिटी बना दी गई, कितने आप भी तो हैं 12-15 साल से, 12 साल तो आप भी हो गए, आपने कितने स्कूल बनवा दिए, कितनी यूनिवर्सिटी बनवा दी? नहीं तो हम इसीलिए तो ये सुधारवादी कदम लेकर के काम करते हैं। तो अभी तक कांग्रेस ने रोका था क्या आपको? या आपका कोई नियम था जो कहता था कि वक्फ के बोर्ड से बीजेपी की सरकार यूनिवर्सिटी नहीं बनवा सकती? ऐसा कहा ही वक्फ बोर्ड के बिल में था ये? अभिलाष जी, अध्यक्ष की नियुक्ति हम कर दे, अधिकतर लोग तिनके भरे हुए हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण, मुझे बताइए किसने रोका? आपने प्रस्ताव बनाकर भेजा, आप मुझे बता दीजिए इनके लोगों ने रोका, वो बता दीजिए। अभिलाष जी, सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती है। तो फिर ये बोलिए ना, एक वक्त आपकी 12 साल में प्राथमिकता नहीं है, वो आपकी वो ठीक है। अभिलाष जी, हमारे सामने 370 की चुनौती थी। सीए के खिलाफ जब हम कानून लेकर के आए तो इन्होंने पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन खड़े कर दिए, अल्पसंख्यक मुसलमानों को गुमराह किया, किससे आपकी नागरिकता चली जाएगी। किसने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? आज सीए का कानून लागू हुए 5 साल हो गए, कितने भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चलिए, ठीक है। मतीन साहब आपके पास आता हूं। मतीन साहब, सवाल तो इंपॉर्टेंट है, नहीं सवाल अच्छा उठा रहे हैं। शिवम जी, आपका सवाल लेकर आता हूं। मतीन साहब, देखिए हर बार आप लोग ऐसे डराते हैं जैसे मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा देश में और बिल्कुल रह नहीं पाएंगे। और देखिए 370 हट गई, सब ऐसा तो नहीं कि हालात बहुत खराब हो गए। ट्रिपल तलाक हट गया, ऐसा लग रहा था कि पूरी आसमान सर पे आ गया है, लेकिन ट्रिपल तलाक हट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब सीओ को लेकर के कह रहे हैं शिवम जी, तो क्या आप लोग या जो कौम के नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, वो हर चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं? क्यों? क्योंकि आपको सियासत करनी है और सियासत, आपका सियासी एंगल बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ सूट नहीं करता, इसलिए वो कुछ भी करें तो विरोध करना ही आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, जो लोग 370 का विरोध कर रहे थे और कश्मीर को इन्होंने क्या बना दिया था, वो बना दिया था, इस कदर उनके साथ जुल्म जातियां किया है कश्मीरियों के साथ। उनको बोलने का, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको राइट थे, वो राइट उनके छीन लिए थे। उनके मोबाइल नेटवर्किंग तक बंद कर दी थी। अब बीच में ना बोलिए, शिवम जी बोलने दीजिए, शिवम जी बोलने दीजिए, शिवम जी बोलने दीजिए प्लीज, शिवम जी बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, बोलिए सर। अब रही बात जो 3 तलाक का बिल था, मुसलमान किसी भी हाल में ना पहले एक्सेप्ट करता था ना आज एक्सेप्ट करता है। तो देश की किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करता है। देश की संसद ने कानून शिवम जी ठीक है, शिवम जी एक मिनट, शिवम जी एक मिनट बोलने दीजिए, शिवम जी बोलने दीजिए, शिवम जी बोलने दीजिए प्लीज, शिवम जी प्लीज बोलने दीजिए, शिवम जी माफी चाहूंगा, बोलने दीजिए। मतीन साहब बोलिए। आप जालिमाना तरीके से आप हमारे ऊपर कोई कानून थोप दें, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे देश की सरकार थोपती नहीं है, जनमत से चुनकर। शिवम जी प्लीज बोलने दीजिए। शिवम जी, आप उनको बोलने नहीं देंगे, हर सवाल पर, उनकी हर बात पर जवाब देने लगेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। बोलिए मतीन साहब, फिनिश कीजिए अपनी बात। किसानों के खिलाफ कानून लाए, किसानों ने किस कदर 700 से मोर देन 700 लोगों ने जाम शहादत पिया है, तब वो मजबूरन इनको कानून वापस करना पड़ा। वो किसान कानून ला करके उनकी जो किसानों की लैंड थी, उनको ये कारपोरेट सेक्टर को बेचना चाहते हैं। ठीक है, कारपोरेट सेक्टर को, अडानी, अंबानी और इस तरह के लोगों को ये बेचना चाहते हैं, उन लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है। इसी तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज को इन्होंने ये मुसलमानों को लॉलीपॉप दे करके, हाथी के बाहर के दांत दिखा करके मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज को ये हजम करना चाहते हैं। ये कारपोरेट सेक्टर को, अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, इसीलिए ये बिल लेकर के आ रहे हैं। मैं देशदीप सक्सेना जी के पास फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं सर। करते हैं, हिंदुस्तान का हर आदिल और अक्लमंद इंसान इसका मुखालफत करता है, करता रहेगा। देशदीप सक्सेना जी, फाइनल कमेंट सर मैं आपसे लूंगा, कंक्लूडिंग कमेंट है, थोड़ा छोटा चाहूंगा सर। मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी ने जिस तरह से 370, ट्रिपल तलाक और सीए जैसे चीजों को कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि बीजेपी कहती है हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन मुस्लिमों में उसकी स्वीकार्यता नहीं आई और मुस्लिमों के भले के नाम पे ये सब किया गया, तो क्या इस बार भी वैसा होगा कि कानून तो लागू हो जाएगा लेकिन मुस्लिमों के अंदर बीजेपी की स्वीकार्यता शायद घट जाए, और इस तरह की अंदेशा भी है क्या? पर हाँ, बीजेपी अपने काम में कहते हैं ना कि जो काम था वो कर लेगी, पर क्या दिल में घर कर पाएगी मुस्लिमों के बीजेपी? देखिए, यही तो बड़ी समस्या है। जितने भी आपने कानूनों के नाम लिए पुराने जो पास हुए हैं, अल्टीमेटली तो उसको लेके एक विवाद क्रिएट हुआ और जिनके लिए बने थे उनको अच्छा नहीं लगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम विवाद क्यों क्रिएट कर रहे हैं एक के बाद एक। और मुझे लगता है बिल्कुल फाइनल ये कि धर्म और जाति की राजनीति बंद होना चाहिए इस देश में पूरी तरीके से, और प्रो पीपल, जो जनता की, गरीबों की, जनता की, गरीबों की, किसानों की बात, महिलाओं की बात को डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बात बहुत सही है कि
एक बड़ा बिल आया है, बड़ा फैसला सरकार कर रही है और जो नंबर्स हैं संसद के अंदर सरकार उसको शायद पास भी करा लेगी बड़ी आसानी से, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जो मुख्य मुद्दा है कि क्या वाकई में इससे मुस्लिमों का भला होगा, और जो दूसरा मुख्य मुद्दा है कि क्या मुस्लिमों के दिल में बीजेपी के लिए जगह बनेगी या मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहेंगे, और ये एक और बड़ा फैसला दिखा करके बीजेपी चुनाव में जाएगी। यहाँ ये बात भी याद करना ज़रूरी है कि लगातार मुस्लिम इस विरोध करते रहे हैं जो भी फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, खासतौर से उनके धर्म को लेकर, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार हर चुनाव में जीतती आ रही है। और क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? बहुत सारे सवालों के साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा शिवम शुक्ला जी को, राम पांडे जी को, मतीन खान साहब को और देशदीप सक्सेना जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।